नमस्कार, जय हिंद, प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रैक्टिस की तरफ। देखते हैं मेरे भाई साहब प्रैक्टिस नंबर 5 की तरफ। पेपर को लेकर के चलेंगे आगे, चीजों को समझेंगे। मेरे भाई साहब प्रैक्टिस 5 में आपके सामने देखिए जो पहला प्रश्न आ रहा है वो क्या आ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, इसी का जवाब आपको देना है। देखिए अब देख करके प्रश्नों का जवाब देना होगा। मेरे भाई साहब देखिए यहाँ पर लिखा है 178, क्या लिखा है 178 लिखा है, फिर 538 लिखा है, फिर उसके बाद 1098 लिखा है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक दे दिया, उसके बाद दे दिया मेरे भाई 2818। ध्यान से समझिए और लगाइए प्रश्नों को, देखिए क्या बन रहा है। मेरे भाई साहब आपने कहा कि 178 दिया है, 538 दिया है, तो कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। आप तुरंत घटा सकते हैं। 8 में से 8 गया, आपने कहा कि 0 बन गया। क्लियर है मेरे भाई साहब। फिर आगे देखा जाए, ये क्या है 3 है, ये 7 है, यानी इससे एक उधार का 13 में से 7 गया, आपका जवाब होगा 13 में 7 गया 6 बचेगा। ठीक है, फिर ये 4 बचा, 4 में से 1 गया, आपने कहा कि 360 के रूप में आ गया। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई 178 में 360 जोड़ दिया जाए तो 538 के रूप में मिल जाएगा। और आगे देखा जाए तो इसमें कितना बन रहा है, यहां पर भी देखा जाए तो मेरे भाई साहब आपने कहा कि ये 8 है, 8 में से 8 गया, आपने कहा कितना बचा, आपने कहा कि 0 आ गया। 9 में से 3 गया, आपने कहा कि 6 मिल गया है। अब ये बचा 0, अब 0 में जाएगा नहीं, उधार जाएगा, यानी कुल में 10 में से 5 गया, 5 हो गया। ये क्या मिल गया मेरे भाई साहब, आपने कहा कि प्लस 560, यहाँ पर प्लस 360, यहाँ पर प्लस 560 हुआ है। तो आगे अब ऐसी कोई सीरीज लगानी होगी जिससे हमारा जवाब निकल करके आ जाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी हमें तरीका समझना होगा कि क्या किया गया है। आइए, इससे ये पता चल रहा है मेरे भाई कि 360 आया, फिर 560 आया, यानी 3 2 5, 5 2 760 अगर हम जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें 700, अगर हम 60 जोड़ दें तो शायद हमारा जवाब निकल करके आ जाए। चलिए एक बार कोशिश करके देख लेते हैं क्या बनता है। अब देखिए ये तो 1098 है, अब यहां से 2 लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा कि 1100, 1100 में 700 जोड़ा जाए, आपने कहा कि 11 7 1800, 1858। क्या मेरे भाई कोई ऐसा ऑप्शन है, आपने कहा कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में, यानी 1858 के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। ये पूरी तरीके से सही दिख गया। अब आगे देखा जाए, क्या ये 960 ऐड किया है, करके देख सकते हैं मेरे भाई साहब। 1858 में 960 जोड़ा जाए तो मेरे भाई आपका जवाब होगा कि यहां से 2 जाएगा तो ये कितना होगा, 1860 हो जाएगा। ठीक है, 60 को किनारे, 18 प्लस 900, 18 2 20 2700, 2760 और 58 और जोड़ दिया जाए, 60 40 27 2800, 2800 के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया 2818 के रूप में। देखा आपने, आसानी से जवाब निकल करके आ गया, बस चीजों को करना है। यानी देखा जाए तो यहां से देखें तो 200 प्लस किया है, यहां भी 200 प्लस किया है, यहां भी 200 प्लस किया है। क्लियर हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी और पूरी तरीके से निकल भी गया है। यानी तीसरी सीरीज में देखा आपने 200 प्लस करते हुए आगे चीजों को लेकर के गया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन, आपने कहा कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका जवाब बन करके आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है मेरे भाई साहब, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये महिला है मेरे भाई साहब, ये लड़की है, और ये जो है पुरुष है, स्पीकर है। इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, क्या कहा, वह मेरे बेटे के भाई, वह मेरे बेटे यहाँ पर होंगे, वह मेरे बेटे के भाई यहाँ पर होंगे, बेटे के भाई की माँ के, भाई की माँ यहाँ पर होंगी, माँ के बेटी, अब माँ के बेटी मतलब इनकी बहन, बेटी की बेटी है, यानी ये महिला इनके नीचे यहाँ पर महिला आ गई, बेटी है। उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, और ऊपर थोड़ा सा बना दे तो क्लियर हो जाए। ये देखो ये स्पीकर है, ये कौन है, ये स्पीकर है और ये महिला है। इस महिला के बारे में चर्चा हो रही है। कह रहा मेरे बेटे, यहाँ पर मेरे बेटे के भाई की माँ की, ये इनकी पत्नी, माँ की बेटी, यहाँ पर बेटी की बेटी है, ये महिला है। ठीक है, ये डायग्राम पूरा आपका बन गया। ये महिला यहाँ से आकर के यहाँ आ गई, अब इधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है,
उस लड़की का यानी उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, व्यक्ति से सदैव का की तरफ चलेंगे। अब देखिए ये बेटा है, ये क्या है, इस पुरुष का ये बेटा है, ये बेटा, ये बेटी, बेटी की जो बेटी होती है वो नातिन होती है। तो देखो मेरे भाई साहब क्या किसी ऑप्शन में नातिन दिख रहा है? आपने कहा हाँ नातिन दिख रहा है, यानी ये देखें, ये देखो नातिन या फिर पोती, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। ठीक है मेरे भाई साहब, ये डायग्राम आपके सामने हमने बना दिया, इसी डायग्राम से आपको जवाब दे देना है। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है मेरे भाई साहब ए बी की भांजी है। कौन है? ए बी की भांजी है जो सी का भाई है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा, ए बी की भांजी है। चलो देखो ये जो ए है कौन है? आपने कहा कि बी की भांजी है। अब ये बी की भांजी कैसे होगी बताइए, बी की भांजी कैसे होगी? तो आपने कहा कि इनकी माँ होगी, माँ के यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बी होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, जो शब्द का प्रयोग सदैव बाद वाले व्यक्ति के लिए होगा। जो सी का भाई है, सी इसकी बहन हो सकती है या सी इसके बगल में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एक बनाते चले। और एन डी का दामाद है, और एन जो है वो कौन है? आपने कहा कि डी का दामाद है, और एन डी का दामाद है। क्या यहाँ पर हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते, अलग से जोड़ करके रख दिया जाए मेरे भाई साहब, अलग से। और एन जो है कौन है मेरे भाई साहब? डी का दामाद है, ये दामाद है, यानी कहने का मतलब इनकी पत्नी है, पत्नी के ऊपर यहाँ पर डी है। ठीक है, डी का दामाद हो गया। ये देखो ये पुरुष है, महिला है, कोई दिक्कत, इनकी ये बेटी है, बेटी का जो पति होता है वो दामाद होता है। जो सी का पिता है, अब देखो क्लियर हो गया, जो सी का पिता है। अब यहां से पूरी बात ध्यान से समझना, कह रहा है मेरे भाई साहब एन डी का दामाद है। ठीक है, ये बात तो हो चुकी है, ये जो एन है किसका दामाद है? डी का दामाद है, जो सी का पिता है, यानी कहने का मतलब है सी का पिता कौन? आपने कहा कि जो शब्द का प्रयोग बाद वाले, जो सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया? आपने कहा कि यहाँ पर कौन हो गया? डी हो गया, ये पिता है। ठीक है, ये डायग्राम निकल करके आ गया। अगर डी यहां पर आ गया मेरे भाई साहब, तो डी की ये बेटी है और ये कौन है? एन, यानी दामाद निकल करके आ गया। कहने का मतलब बी को हम यहां पर रख दें और इनके पति को हम इधर रख दें, कहीं भी रख दें, चलो इधर ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर रख दें, ये देखो यहां पर रख दिया, यहां पर हमने एन को रख दिया। ये दामाद के बारे में चर्चा हो गई है। ठीक है, फिर आगे जो सी का पिता है, डी की केवल एक बेटी है, डी की केवल एक बेटी है, यानी कहने का मतलब डी की केवल यही एक बेटी है, तो ये कौन होगा? ये बेटा हो जाएगा। चलो डी की केवल एक बेटी है, और एम डी की सास है, और एम जो है डी की सास है। अब डी की सास का मतलब है इनकी पत्नी, पत्नी के ऊपर यहाँ पर कौन है? एम है, जो डी की सास है। ठीक है, सास है, तो एम का ए से क्या रिश्ता है? एम का ए से क्या रिश्ता है? तो यहां से देखा जाए मेरे भाई साहब, ये कौन है? आपने कहा माँ है, ये कौन है? आपने कहा कि माँ के जो पिता जो होंगे नाना है, नाना की पत्नी नानी, नानी की माँ जो होती है वो पर नानी के रूप में। आपका जवाब निकल करके आ जाना चाहिए। देखो मेरे भाई साहब, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। चलो एक बार प्रश्न को पुनः फिर से रिपीट करने चल रहा हूं, आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार पुनः देख लीजिए प्रश्नों को फिर से, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, समस्या ना हो आपके सामने, इस वजह से आपको बताने चल रहा हूं। ए बी की भांजी है। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है? ए जो है बी की भांजी है, हमने ए को यहां पर रख लिया है। ये देखो ए, ये कौन है? आपने कहा भांजी है किसकी? बी की, यानी इनकी माँ होगी, माँ के साथ यहाँ पर कौन होगा? बी होगा। बी महिला है कि पुरुष? अभी जेंडर क्लियर नहीं है, आपके मन में ख्याल होगा कि सर ये पुरुष है तभी इसकी भांजी है, अगर ये महिला होती तो ये मौसी हो जाती, इनकी बेटी होती। लेकिन मैंने चैप्टर पढ़ाते समय आपको बताया है मेरे भाई साहब, जब तक जेंडर डिसाइड ना हो तब तक जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। अगर ये पुरुष है तब भी इसकी भांजी है, अगर ये महिला है तब भी इसकी ये भांजी है। बोलचाल की भाषा में हम बेटी बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में हम बेटा बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम है, पुरुष है तो भांजी है, अगर महिला है तब भी ये भांजी हो जाएगी। कभी मौसी, जो मौसी होती है मौसी, ये कौन है? आपने कहा मौसी है, ध्यान से समझिएगा। आपने महिला माना तो मौसी मान लिया, पुरुष माना तो मामा मान लिया, डिसाइड नहीं कर पाया हमने। आगे चला जाए, जो सी का भाई है। अब जो सी का भाई है, कौन भाई है ये बताओ? जो सी का भाई है, क्लियर हो रहा है कि मेरे भाई साहब देखो, जो शब्द का प्रयोग किसके लिए? बाद वाले के लिए होता है। जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए, जो सी का भाई है, सी कौन? इसकी बहन होगी सी की,
बहन ही तो होगी, जो सी का भाई है। चलो भाई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो सी का भाई है। चलो ठीक है, कर दिया, जो सी का भाई है, अभी डिसाइड हो गया। और एन डी का दामाद है, और एन जो है मेरे भाई साहब डी का दामाद है। एन को हमने यहां पर रखा और ये दामाद है तो पुरुष होगा, इसकी पत्नी, पत्नी के ऊपर डी, देखो डी का दामाद हो गया। ठीक है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है यानी जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए, जो सी का पिता, सी इनके नीचे होगा, कैसे रखेंगे देख लीजिए। सी का पिता कौन है, आपने कहा कि डी है, ये पुरुष है, और इनका दामाद कौन है, आपने कहा कि एन है। ठीक है, ये पुत्री है तभी तो इनके पति होंगे, दामाद होंगे। फिर कह रहा है डी की केवल एक बेटी है, डी की केवल एक बेटी है, क्लियर है, तो अगला बेटा हो जाएगा। और एम डी की सास है, और एम जो है डी की सास है, यानी इनकी पत्नी के ऊपर यहाँ पर एम है जो कि सास है किसकी, डी की। तो एम का ए से क्या रिश्ता है, एम का ए से एम का रिश्ता बताना है। सदैव से का की तरफ ए है, ए की ये मम्मी है, कौन है, मम्मी है, ये पापा है, ये कौन है, मामा है। ऊपर कौन है, आपने कहा कि मम्मी के जो पिता होते हैं, माँ के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं, नाना होते हैं। और नाना की पत्नी नानी, नानी की माँ पर नानी के रूप में, आपका जवाब निकल करके आ गया। समझा आपने प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूँ अगला प्रश्न क्या है। मेरे भाई साहब 4 से लेकर के 6 तक प्रश्नों को देखना है और जवाब देना है। चलो ध्यान से समझना। कह रहा है मेरे भाई दिए गए प्रश्न, क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों की योग्यता लिए मापदंड निम्नलिखित। एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिया गया है, और दिया क्या गया है मेरे भाई साहब, ने, यानी ने का मतलब है उम्मीदवार ने। ये देखो उम्मीदवार लिखा है, यानी आप क्लियर मानते हैं, आप उम्मीदवार हैं, और आपको यहाँ पर देखना है आप क्या इस चीज को, यानी जो यहाँ पर शर्त दी गई है, अगर इसको आप पूरा करते हो तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर यानी चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर पूरी बात पालन करें तो, नहीं कर पाए तो नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझते चले मेरे भाई साहब। देखिए यहाँ पर लिखा है एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवार की योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब देखिए उम्मीदवार के बारे में क्या चर्चा हो रही है। उम्मीदवार ने कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। चलो ध्यान से समझो प्रश्न को और पूरी बातों को ध्यान से समझते चले। देखिए जो उम्मीदवार के बारे में चर्चा हो रही है वो क्या हो रही है। नंबर एक पहला जो पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, नंबर एक पहला पॉइंट दिया गया है क्या है, 75% के साथ 12 में यानी 12वीं कक्षा में होना चाहिए। ठीक है, 12वीं कक्षा में क्या होना चाहिए, 75% के साथ परीक्षा पास की हो। फिर कह रहा है कि सेकंड पॉइंट ने उम्मीदवार ने कम से कम 80% अंकों के साथ बीई या फिर बीटेक की परीक्षा पास की हो, बीई या फिर बीटेक की परीक्षा पास की हो। सेकंड जो पॉइंट दिया गया है क्या दिया गया है, कह रहा है मेरे भाई साहब 80% अंकों के साथ बीई या फिर बीटेक की परीक्षा पास की हो। फिर कह रहा है कि कम से कम उम्मीदवार 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हो। यानी तीसरा जो कह रहा है क्या है मेरे भाई साहब, यानी 70% के साथ इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर हो। ये देखिए स्नातकोत्तर हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है मेरे भाई को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का अनुभव हो। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना हो, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 साल का अनुभव। ये देखो ये हो गई बातें, ये शर्त दी गई थी। और आगे चला जाए, देखा जाए कुछ और बातें हो तो देखा जाए और आगे क्या कह रहा है। तथापि एक उम्मीदवार सारे मापदंड पूरे करता है सिवाय फर्स्ट के, तो मामला कॉलेज के प्रचार के पास भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर उसने फर्स्ट का पालन नहीं किया तो मामला कहां जाना चाहिए, मामला प्रचार के पास भेजा जाना, कहीं तो भेजना है। फिर से देख लो, सिवाय फर्स्ट के, तो देखो कह रहा कि ये तथापि एक उम्मीदवार सारे मापदंड पूरे करता हो सिवाय फर्स्ट के, यानी अगर वो पहला पूरा नहीं करता, पहली शर्त को पूरा नहीं करता है तो मामला कॉलेज के किसके पास, प्राचार्य के पास भेजा जाना है, प्राचार्य के पास भेजा जाना है। ठीक है, पहले अगर पूरा नहीं करेगा तो मामला कहां जाएगा, प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मामले में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों के आधार पर बताई गई कार्यवाही से एक कार्यवाही आप करें। आपको प्रश्न में उपलब्ध
कराई गई जानकारी के अलावा और कोई धारणा नहीं माननी है। मामला 1/1/2016 की स्थितियों पर आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं क्या है मेरे भाई साहब, आगे चला जाए। देखिए अब आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ये देखें प्रश्न संख्या 4। मेरे भाई इतनी सारी बातें हैं, शर्त के रूप में दिया गया है 1 2 3 4, 4 शर्त दी गई हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4। चलिए ध्यान से प्रश्न को समझे, क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई वहां शक्ति बल का जन्म 2 मार्च 1989 को हुआ, उसे 12वीं में 80% अंक मिले। ठीक है, 1989 को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रुको जरा सा देख लेते हैं एक बार। नहीं, जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखा जाए, कह रहा है कि 12वीं में 80% अंक मिले हैं। क्या मिले हैं? 12वीं में 80 होना चाहिए, 75 पाया है 80, बहुत बढ़िया। 12वीं में 80% अंक मिले और स्नातक और स्नातकोत्तर में 85 होना चाहिए। कितना मेरे भाई? 70, और पाया कितना है? 85। तीसरा पॉइंट पालन कर रहा है। फिर आगे कह रहा है उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल की हैं। स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल की हैं, स्नातकोत्तर हासिल तो किया है मेरे भाई साहब, यहाँ पर 70 होना चाहिए। और कह रहा है कि स्नातक यानी क्या, फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न। 12वीं में 80% अंक मिले, स्नातक तथा स्नातकोत्तर में 85%। यह भी मामला क्लियर हो रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में 85, यानी कहने का मतलब है यानी बीटेक वगैरह में भी उसने पा लिया है, स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल की हैं। चलो ठीक है, सब कुछ हो गया मेरे भाई साहब। लेकिन आप बताइए, क्या उसने चौथे पॉइंट का पालन किया? उसे 5 साल का अनुभव होना चाहिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या ऐसा कुछ आपके सामने दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मामला क्या होना चाहिए? क्या मेरे भाई मामले को कॉलेज के प्रचार के पास भेजा जाएगा? दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन होगा। आपका जवाब होगा दिया गया तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, देखिए प्रश्न संख्या 5, ये सारी बातें हैं। कह रहा है कि रघु का जन्म 4 अप्रैल 1988 को हुआ है। मेरे भाई साहब एज को लेकर के कोई लफड़ा है यहाँ पर, फिर भी समझते हैं। चलिए 12 में उसने क्या किया है? 1 2 3 4, 4 शर्त दी गई है। 12वीं में 80% अंक, पहला पॉइंट पालन कर गया। उसे स्नातक और स्नातकोत्तर विशेषज्ञता इंजीनियरिंग में 85% अंक मिले हैं। ये भी ठीक है मेरे भाई साहब। स्नातकोत्तर में मिला है कितना? स्नातक और स्नातकोत्तर में दोनों बातें पालन कर रहा है। फिर आगे देखा जाए मेरे भाई, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 वर्षों का अनुभव है, ये भी मामला क्लियर है। तो बताओ उसने चारों पॉइंट का पालन किया, तो क्या करेंगे? आपका मामला होना चाहिए कि उम्मीदवार का चयन होगा। ऑप्शन नंबर ए के रूप में पूरी तरीके से जवाब निकल करके आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई साहब? उम्मीदवार का चयन होगा। ठीक है, चलिए ये भी मामला क्लियर है। और आगे चला जाए, देखा जाए तो क्या कह रहा है। जब सारी बातें वो पालन कर रहा है तो उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। आगे चला जाए, देखा जाए अगला क्या है। अगला दिया है उसके मामले में निर्णय लिया। राजेश का जन्म 22/1988 को, तो 12वीं में 70% अंक पाए थे। चलो ठीक है मेरे भाई साहब, 12वीं में पाना चाहिए कितना उसे? देख लो, 1 2 3 4। 12वीं में कितना पाना चाहिए? उसे पाना चाहिए 75, लेकिन पाया है 70, कट कर दिया मेरे भाई। फिर आगे कह रहा है कि उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर में 80% अंक, यानी दोनों मामला फिट हो रहा है, पहला और दूसरा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ABC इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 वर्षों का अनुभव है। अब बताइए 2 वर्षों का अनुभव है, यानी उसने चौथे पॉइंट का पालन नहीं किया। होना चाहिए 5 का, और पाया कितना है? कुल मिला के कहने का मतलब ऐसे में जवाब क्या दोगे? तो ऐसे में जवाब क्या देना है मेरे भाई साहब, तो आप समझ गए होंगे। अगर वो पहले का पालन नहीं करता है तो मामला प्रचार के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन वो चौथे का भी पालन नहीं कर रहा है। अगर केवल पहला पालन नहीं करता तो मामला हम प्रचार के पास भेज देते, लेकिन वो पहले के साथ साथ चौथा भी तो नहीं पालन कर रहा है। अगर वो चौथे पॉइंट का पालन नहीं कर रहा है तो बताओ हमें प्रचार के पास तो नहीं भेजना ना। अब क्या करना है? आपका जवाब होगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। ये आपका जवाब निकल करके आ गया, यानी मामला प्रचार के पास भेजा जाना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पहला पालन नहीं करता और सभी पालन करते तो हम प्रचार के पास भेज देते। लेकिन कह रहा है कि सेकंड कह रहा है मेरे भाई साहब, देखो दूसरा पालन और तीसरा पालन कर रहा है, चौथा पालन नहीं कर रहा है।
चौथा पालन नहीं कर रहा है, दिया तो है, होना चाहिए 5 साल का अनुभव, लेकिन दिया गया है 2। अगर यहाँ पर 5 होता तब तो भेजते कि प्रचार के पास, लेकिन 2 दिया है। कहने का मतलब ये तो चौथा ही पॉइंट पालन नहीं किया, इसका मतलब है इसका मामला देखने लायक है ही नहीं है, किसी के पास भेजने लायक ही नहीं है, क्योंकि इसने मापदंडों को पूरा ही नहीं किया। तो क्या चयन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर किस सी के रूप में आपका जवाब दे दिया गया कि उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आगे चला जाए अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई साहब। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझें और प्रश्नों का जवाब लगाएं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड से पहले 3 कथन दिए गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक तौर पर कथन का अनुसरण करते हैं। चलिए देख लीजिए, आपके सामने कथन दिया गया है, ये कथन आ गया, निष्कर्ष आ गया, इसी का डायग्राम बनाइए और पूरी तरीके से प्रश्न को लगा लीजिए मेरे भाई, कुछ ना कुछ निकल करके आ जाएगा। ध्यान से समझें और लगाएं प्रश्नों को, देखता हूं क्या करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आराम से लगाइए, समझ करके लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो आइए हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है मेरे भाई साहब, सारे धान चावल हैं। सारे धान जो है वो कौन है? आपने कहा कि चावल है। ये सारे धान हमने बना दिए, क्या है? आपने कहा कि ये धान है। सारे धान क्या है? चावल। ये कर दिया चावल, सारे दिए हैं ना। हाँ, सारे, सारे का मतलब जानते हैं सभी। अगर सारे शब्द का प्रयोग कर रहा है इसका मतलब है सभी। ठीक, चलिए, कुछ चावल गेहूं है, कुछ चावल गेहूं है, चावल का कुछ भाग अगर गेहूं है मेरे भाई साहब, यहाँ पर गेहूं है कुछ भाग, तो यहाँ भी तो हो सकता है गेहूं। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं आसानी से हम कर सकते हैं, कहाँ भी, यानी धान के साथ भी कर सकते हैं। और आगे देखा जाए, कुछ गेहूं वस्तु है, गेहूं का कुछ भाग यहाँ पर वस्तु है। क्या है मेरे भाई साहब? वस्तु है। गेहूं का कुछ भाग यहाँ भी तो वस्तु हो सकता है, गेहूं यहाँ भी तो है। यानी 2 डायग्राम अलग अलग बनेंगे। ये एक डायग्राम आपका ये बनेगा और एक डायग्राम आपका ये बनेगा, लेकिन हमें केवल एक डायग्राम में प्रश्नों का जवाब देना है। कहिए तो आज आपको हम दिखाएं कि 2 डायग्राम कैसे बनेंगे, 2 से 3 कैसे बनता है, यानी तीसरा कैसे मिल करके बनता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई साहब, ध्यान से पूरी बातों को सीखना। ठीक है, आइए हम आपके सामने इसको हटा करके पुनः दोबारा फिर से बताने का प्रयास करते हैं कि 2-2, 3-3 डायग्राम कैसे बनते हैं और मुझे एक सिंगल डायग्राम में कैसे जवाब देना है। देखो, आपका जो पहला डायग्राम है ये बन रहा है, ये सारे धान हैं। ठीक है, ये धान है, सारे धान जो है वो क्या है? आपने कहा कि चावल, ये लिख दिया, ये पहला बन गया। इसमें कुछ क्या है? गेहूं है, ये गेहूं है। कुछ गेहूं के साथ क्या है? आपने कहा कि कुछ गेहूं वस्तु है, ये पहला डायग्राम बन गया। और दूसरा जो डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये धान है, सभी धान जो है वो क्या है? चावल है, ये कर दिया हमने चावल के रूप में। अब बताइए, कुछ गेहूं क्या यहां से नहीं लेकर के हो सकता था क्या? आपने कहा कि गेहूं यहां हो सकता है, इसमें कुछ वस्तु यहां हो सकता है, आपने कहा कि कुछ यहां पर वस्तु हो गए। देखो, 2 डायग्राम अलग अलग हमने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन एक सिंगल डायग्राम मुझे बनाना है। किस रूप में? देख लीजिए मेरे भाई साहब, जो आपका तीसरा बन रहा है ये दूसरा बन गया। इन दोनों को मिला करके हम जवाब यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन बार बार आपको बताने का प्रयास करते हैं मेरे भाई कि आपको पूरे डायग्राम को समझ करके जवाब देना होगा। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि सारे धान चावल है, ये लिखा हमने धान। धान का पूरा भाग जो हो गया वो क्या हो गया? आपने कहा कि चावल है। ठीक है, ये आपका तीसरा डायग्राम है। कुछ है, अब हम कुछ के बारे में चर्चा करें तो हम यहाँ पर कुछ गेहूं कर सकते हैं, हम यहाँ भी तो कुछ गेहूं कर सकते हैं। इसको धान को लेकर के गेहूं हो गया, कहा नहीं है लेकिन करना है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया मेरे भाई साहब? आपने कहा कि वस्तु हो गया। क्लियर हुआ? अब शायद कुछ बात समझ में आ गई होगी। आपको मैंने बताया, ये देखो, ये पहला डायग्राम ये बना और दूसरा डायग्राम ये बना, इसको हटा दिया जाए, ये कंडीशन बनाई जा सकती है। वही चीज मैंने आपको बनाया कि तीसरे डायग्राम में किस रूप में हम प्रश्न को बनाएंगे। कभी भी आप इस तरीके से डायग्राम अलग अलग मत बनाना, इकट्ठा बना लेना, दोनों बातें सब क्लियर हो जाएंगे। हम यहां से भी जवाब दे पाएंगे, वहां से भी जवाब दे पाएंगे। देख लीजिए जवाब क्या बनेगा मेरे भाई। कह रहा है कि कुछ वस्तु गेहूं है। क्या मेरे भाई साहब कुछ वस्तु यहाँ पर गेहूं है? आपने कहा हाँ है।
कुछ वस्तु गेहूं है यहाँ भी है, दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि हमारा पहला जो है पूरी तरीके से सही है। अब आप तीसरे पर चले आइए, कुछ वस्तु गेहूं है, कुछ वस्तु गेहूं है, एक केवल यही डायग्राम बनाते तब भी हमारा जवाब निकल करके आ जाता। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना है जब कभी संभावना शब्द का प्रयोग कर जाए, जब कभी संभावना शब्द का प्रयोग कर जाए तो देख लेना मेरे भाई, कहीं भी एक भी जगह आंशिक रूप से दिखे तो वो सही मान लेना, कभी भी उसको गलत मत मानना, क्योंकि संभावना है, संभावना है होने की, वो हो जाएगा। जब आप प्रॉपर क्लास में बैठते हैं तो संभावना के जितने भी प्रश्न होते हैं जैसे जैसे बनते हैं उन सभी चीजों की हम चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है मेरे भाई तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तमाम वस्तुओं, गेहूं के भी, वस्तुओं के भी, तमाम वस्तु क्या कर रहा है, तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना बिल्कुल सही। तमाम मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए, है यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। तमाम वस्तु को चावल होने की संभावना है। संभावना शब्द का ही प्रयोग कर जाए, एक ही कहीं थोड़ा सा भी आंशिक रूप से मिल जाए, उसको सदैव सही मानेंगे, कभी भी गलत नहीं मानेंगे। ऐसे में जो आपका जवाब बनेगा वो बनेगा दोनों सही है। ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए मेरे भाई साहब, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, कोई अनुसरण नहीं करता, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका जवाब पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए कि दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर हुआ? यानी ये प्रश्न है, समझने लायक है मेरे भाई साहब, समझ लेंगे तो पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 को समझा जाए, देखा जाए क्या है मेरे भाई साहब। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे भाई साहब। देखिए 26, 24, 22, यानी 26, 24, 22 -2 हुआ है, -2 हुआ है। ठीक है, दिखा आपको। 26 में 2 घटाएंगे तो 22 होगा, और सॉरी 26 में 2 घटाएंगे 24, -2 करेंगे तो 22 के रूप में। हमने केवल -2 कर दिया। यहाँ पर देखें, ये मेरे भाई 24 है, ये कितना है, 20 है, ये 16 है, -4 हुआ है। यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई साहब, आपने कहा कि 25 है, यानी -3 हुआ है, और 25 में से 3 घटाए तो 19, 19 में से सॉरी 25 में 3 घटाए तो 22, 22 में से 3 घटाए तो कितना होगा, आपका जवाब होगा 19, 19 3 22। क्लियर है? यानी -2, -4, -3। तो यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई साहब, 23 है, 18 है, कितना माइनस है, आपने कहा कि 23 में अगर हम 5 घटा दें, 18 5 23 -5, ये देखो कितना है, यहाँ पर -4 हो गया है। तो क्या समझा आपने, कौन सा आपका यहाँ पर भिन्न है, जो अक्षरों का समूह ज्ञात करे, यानी दिए गए विकल्पों में असंगत अक्षरों का समूह ज्ञात करे। ऐसे में क्या होगा, आपका जवाब होगा कि सर -2 हो रहा है, -3, -3, -4, लेकिन -5, -4 के रूप में, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आ रहा है जवाब। कि यही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक संख्या नहीं बन पा रही है। अगर -4 करता तो कुछ और होता, -5 करता तो माइनस कुछ और देखते हैं। तो अंतर क्या दिखा आपको, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब आ गया। और आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर, संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और प्रवीण से दक्षिण की ओर है। विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है? ये आपको इस सवाल का जवाब देना है। आप तेजी के साथ लगाएं और कमेंट करें, देखें जवाब क्या बन रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगाने का प्रयास करें और पूरी तरीके से क्लियर भी होना चाहिए। कह रहा है मेरे भाई साहब, संध्या प्रवीण से पूरब की ओर है। चलो ठीक है, संध्या जो है प्रवीण से पूरब की ओर है। हम यहाँ पर बनाते हैं संध्या प्रवीण से। ये देखो मेरे भाई साहब, ये कौन है, आपने कहा कि ये प्रवीण है। प्रवीण से पूरब की ओर कौन है, आपने कहा कि संध्या है। ये लिख दिया संध्या को। देखो इसके पूरब की तरफ है, हमने एरो लगा दिया, कोई दूरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे दे दिया। जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो शब्द का प्रयोग सदैव बाद वाले के लिए होता है, संध्या की प्रवीण, आपने कहा कि बाद में प्रवीण आया है, जो शब्द का प्रयोग हुआ है दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है। अब दिव्या को ऐसी जगह रखा जाए जिसके दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाए, आपका जवाब होना चाहिए कि प्रवीण हो जाए। दक्षिण पश्चिम में आपका जवाब होगा कि इसी के रूप में ऊपर हम अगर यहाँ पर रखें, किसको, आपने कहा कि हम रखेंगे दिव्या को। दिव्या को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो दिव्या यहाँ है, इसके दक्षिण, देखो नीचे दक्षिण होगा, इधर पश्चिम होगा, तो ये जो प्रवीण है इस रूप में होगा, इसके इस दिशा में आ गया। ठीक है,
फिर आगे प्रश्न को पढ़ा जाए। अभी तो मैंने यहाँ बना दिया, दिव्या यहाँ हो सकती है, दिव्या यहाँ हो सकती है, दिव्या और आगे हो सकती है, लेकिन प्रश्न को समझते चले। जो विजय से उत्तर पूरब की ओर है, जो विजय से, अब जो शब्द का प्रयोग दिव्या के लिए आ गया, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूरब का मतलब किस दिशा में, आपका जवाब होगा कि ऐसी जगह बनाया जाए, कहां पर बनाया जाए, जैसे इसको मेरे भाई परवीन यहाँ है, परवीन से देखो ये पूरब है, ये ऊपर उत्तर, उत्तर पूरब में क्या है, दिव्या है। उसी रूप में मेरे भाई साहब जो विजय से उत्तर पूरब में है, तो विजय को हम क्या इसके नीचे रख सकते हैं, यहाँ पर रख दें या फिर यहाँ रख दें, कहीं भी रख सकते हैं विजय को। यहाँ पर हमने विजय को रख दिया, तो विजय का देखिए इधर पूरब इधर उत्तर, इनके बीच में दिव्या आ गई। अभी मैंने इसका जगह डिसाइड नहीं किया है, चलो छोड़ दो। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, विजय जो है कौन है, दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, क्लियर हो गया मेरे भाई। चलो इस लाइन को छोड़ दिया जाए। कह रहा है कि विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम का मतलब किस तरफ, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर रख देंगे हम ये, ठीक है, यहाँ पर विजय को रख दिया, यहाँ पर रख सकते हैं, ये आ गया विजय, दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, ये आ गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखा जाए, जो विजय से उत्तर पूरब में है, जो विजय से उत्तर पूरब में है, यानी विजय से इधर पूरब इधर उत्तर, परवीन हो गया, ये ऐसे आ गया। चलो फिर आ गया, और परवीन से दक्षिण की ओर है, और परवीन से दक्षिण की ओर है, और परवीन से दक्षिण की ओर है, कह रहा है विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और परवीन से, इसका मतलब विजय यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मिनट फिर से प्रश्न को देख लिया जाए। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, और परवीन से दक्षिण में, और परवीन का और शब्द का प्रयोग सदैव पहले के लिए आएगा, और परवीन से दक्षिण में है, दक्षिण का मतलब यहाँ पर कौन होगा, विजय होगा। चलो विजय के स्थान यहाँ से हटा, यहाँ आ गया विजय की। विजय के संदर्भ में संध्या किस स्थान पर है, विजय के संदर्भ में विजय यहाँ पर है, विजय के संदर्भ में ये पूरब है, ये क्या है मेरे भाई साहब, उत्तर है, उत्तर पूर्व के रूप में आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के रूप में बन करके आ गया। क्लियर है, आपका जवाब क्या बना, उत्तर पूर्व के रूप में जवाब निकल करके आ गया, पूरी तरीके से क्लियर है, बट डायरेक्शन आपको समझना है। चलिए आगे चलता हूं, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखा जाए मेरे भाई साहब, दिए गए विकल्पों में से सही चित्र चुने जिनमें बिंदु बिंदुओं को, नीचे दिए गए चित्र में डाले गए बिंदु बिंदुओं का अनुसरण का अनुरूप डाला जा सकता है। चलिए देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन बने हैं, वो क्या क्या ऑप्शन बने हैं हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए दिख गया आपके सामने, ऑप्शन है ए बी सी डी के रूप में। मेरे भाई साहब ये देखिए, एक जो डॉट पॉइंट है किसमें है, गोले और त्रिभुज के आकार में इस वाली आकृति में है, और दूसरा जो है तीनों में है। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए। आप कह सकते हैं कि एक बिंदु तो हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगली जो बिंदु है मेरे भाई साहब यहाँ पर रखें तो गोला गायब हो गया, यानी वृत्त गायब हो गया, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरा तो बनेगा ही नहीं बनेगा। तीसरे की बात करें, आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, गोले और किसमें रख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें देखा जाए तो मेरे भाई साहब गोले, और इस आकृति में देखा जाए तो एक यहाँ रख लेंगे और एक तीनों के बीच में यहाँ रख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी बना। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता, यानी बनेगा ही नहीं बनेगा, एक तो बन जाएगा लेकिन दूसरा इसके साथ गोले के साथ नहीं बनेगा। यहाँ रखेंगे तो ये तीनों के साथ आ गया, इसके साथ और गोले के साथ कहीं ऐसी आकृति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया, जिस तरीके से बिंदु यहाँ रखे हैं उसी रूप में कहीं ना कहीं चार ऑप्शन में आपको रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जवाब निकल करके आ गया आपका, कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलता हूं, देखिए अगला प्रश्न क्या गया है मेरे भाई साहब। देखा जाए नीचे दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा, यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड लिखा है और तमाम बातें लिखी गई, संबंध को सही दर्शाता है। अब इनके बीच को सही संबंध बताने हैं क्या है, इसके पहले बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है मेरे भाई साहब, आइए हम आपको बताते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब बताइएगा मेरे भाई साहब, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, ये फोन है, ठीक है, एंड्रॉइड फोन जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंड्रॉइड, ये आपके सामने एलईडी यानी ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये सब एंड्रॉइड है, ठीक है, अपडेट और मैटर चीजें मिल गई हैं सब कुछ, ये एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड के अंदर जानते हैं मेरे भाई साहब, ये 7वां जनरेशन है, और ये कौन सा है, ये 6ठा जनरेशन है। तो बताइए 6वां जनरेशन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन बनेगा, आपका जवाब होगा कि एंड्रॉइड के अंदर ये 6वां जनरेशन, ये 7वां जनरेशन, आपको ऑप्शन नंबर ए के रूप में दिख गया, और कोई नहीं है, और कोई है नहीं है, आपने कहा कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में जवाब आ गया।
और आगे चला जाए, देखा जाए क्या है मेरे भाई साहब, बेहतरीन प्रश्न है ये। यह बेहतरीन प्रश्न है। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है। चलिए देखिए क्या करते हैं। दिया गया है मेरे भाई साहब, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक। कोशिश करिए, लगाइए, देखिए क्या बन रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1955 में हुआ था। ठीक है, और जितने भी बैंक हैं, ये तीनों जो बैंक हैं, इनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। ये जवाब बन गया आपका। ठीक है, ये राष्ट्रीयकरण की बातें हैं। देखा आपने, ये तीनों एक समान है। 1969 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण, और स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक का 1955 में ही हो गया था। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आप बड़ा छोटा बैंक के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से आपका जवाब निकल करके आ गया। ये जानकारियां होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। ठीक है, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। और आगे देखा जाए तो और शहर बी के पूरब में स्थित है। शहर सी डी के दक्षिण, सॉरी, शहर सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी एक हवाई अड्डा है जो शहर ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है। ठीक है, आपको डायरेक्शन अगर मुख्य दिशा में है तो मुख्य दिशा बना लो, उप दिशा बाद में बना लेना। कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। देखो पहली लाइन कह रहा है कि बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। छोड़ दिया जाए, इस लाइन को छोड़ दिया जाए, जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। देखो शहर सी जो है मेरे भाई साहब ए के दक्षिण में है। ए को अगर हम यहाँ पर बना ले, चलो ध्यान से समझो, ए को अगर हम यहाँ पर बना ले, ये ए आ गया। ठीक है, एक देखो शहर सी ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में कौन है, आपने कहा कि सी है। ठीक है, कर दिया हमने, यहां तक कर दिया, दक्षिण में आ गया। और शहर बी के पूरब में स्थित है, और शहर बी के पूरब में स्थित है। अब हम देखिए इस लाइन को बनाते हैं। बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। अब बताइए इसका दक्षिण पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। इस रूप में यहां पर कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, बी को कर सकते हैं। ये देखो इस रूप में बी को हमने कर लिया। और किलोमीटर की बात करें, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। शहर सी ए के दक्षिण में और बी के पूरब में, और बी के पूरब में ये मामला क्लियर हो गया, बी के पूरब में स्थित है। शहर सी डी के पश्चिम में है। सी जो है किसके पश्चिम में है, आपने कहा कि डी के पश्चिम में है। डी को हमने यहां पर रखा और डी के पश्चिम में है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी हमने रख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है डी एक हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में है। जो ई के दक्षिण में है, ई को कहां रखा जाए, अगर ई को हम यहां पर रखें तो ई के दक्षिण में आ जाएगा और 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे देखा जाए, प्रश्न समझा जाए, दूरी पर है। चलो ठीक है, ई के दक्षिण में कौन, डी है। तो कह रहा है कि शहर ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है। ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है। अब देखिए मेरे भाई साहब, ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है, ये 4 मीटर की दूरी दिखाई दे रहा है। तो इस रूप में देखा जाए ये कौन सी दिशा है। अब आपके सामने जवाब बनना चाहिए कि देखा जाए सर, तो ये देखिए ये पूरब दिशा दिख रही है, लेकिन पूरब ऑप्शन में दिया ही नहीं है। शहर ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है। अगर ये पूरब में नहीं है तो और क्या हो सकता है, सोचो जरा सा। इसका मतलब है मेरे भाई साहब, ए यहाँ पर है, इसके 4 मीटर दूरी पर है, इसके इस तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी ई को रख सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो मेरे भाई साहब पूरब उत्तर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ये। और दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पूर्व के रूप में ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, आपने कहा कि ए मिल रहा है। दक्षिण पूर्व भी तो दिया है, ए अगर ऊपर होगा तो ई इधर होगा दक्षिण पूर्व, ए अगर नीचे होगा तो यानी उत्तर पूर्व के रूप में होगा। ऐसे में जवाब क्या दोगे मेरे भाई साहब, ऐसे में जवाब क्या दोगे, आपका जवाब होगा कि ये देखो, बहुत ध्यान से समझना है, ये तो दूरी तय कर दी गई है, ये दूरी तय नहीं की गई है।
अगर ये 4 मीटर की दूरी है, ये 4 मीटर की दूरी है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ दिख रहा है ए, यानी ए यहाँ यानी ई ऊपर की तरफ दिखेगा, तो ये दिशा कौन सी होगी? आपका जवाब होगा कि यहाँ पर जो दिशा दी गई है वो कौन सी है? ये पूरब है, ये उत्तर है, उत्तर पूरब के रूप में ऑप्शन नंबर बी के अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूँ क्या है। मेरे भाई साहब अगला जो प्रश्न आया वो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट सेकंड शामिल हैं, आपको कथनों को विचार करके जवाब देना होगा। आइए देखता हूँ प्रश्न क्या है। मेरे भाई साहब प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि सूर्या की जन्म तिथि क्या है। चलो देखो प्रश्न है, सूर्या की जन्म तिथि क्या है? सूर्या के पिता को याददाश्त के अनुसार सूर्या का जन्म 16 के बाद लेकिन 25 से पहले। चलो देखो पिताजी कह रहे हैं, सूर्या के पिता जो कह रहे हैं ये पिताजी कह रहे हैं मेरे भाई साहब 16 के बाद और 25 से पहले। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 और ये 25 से पहले। कुल मिलाकर 16 और 25 का जन्म नहीं हुआ, उनके बीच में हुआ है। फिर दूसरा कह रहा है मेरे भाई सूर्या की माँ की याददाश्त के अनुसार 22 के बाद लेकिन 26 से पहले। 22 के बाद यानी क्लियर हो गया मेरे भाई साहब कि 22 के बाद 23, 24 ये क्लियर है, 26 से पहले क्लियर है, 25 को नहीं, 26 को नहीं, 22 को नहीं है। अब तो क्या बचा? 23 और 24 बच गया, 2 दिन बचे हुए हैं। अब बताइए 22 के बाद 26 से पहले। क्या मेरे भाई साहब सूर्या की जन्म तिथि हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी ऐसा ऑप्शन बनाया गया हो, देखिए कथन पर पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब होगा। ठीक है, यानी दोनों कथनों को मिला करके हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको देख लीजिएगा और कल की क्लास में प्रश्न संख्या 15 से लेकर के आपको आगे चलेंगे और प्रश्नों को आपको बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे कल आपको आपकी क्लास में पुनः इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।